Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 1 दिसंबर एंड डे है वेडनेसडे। सबसे पहली बात है कि सिंस आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, लगभग 200-300 लोग रोज़ देखते हैं, तो आपको प्लीज़ इस सीरीज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कम से कम 1-2 पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उससे मोटिवेशन आता है बेसिकली कि हम रोज़ वीडियो बढ़िया से बना सकें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इकोनॉमिक ग्रोथ 8.4% इन Q2 सरपासेस प्री कोविड लेवल। मैंने आपको कल बताया था न्यूज़ के अंदर, एक बार हम देख भी लेते हैं, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। 30/11 का पेपर है ये। कल हमने देखा था कि यहाँ पर द गवर्नमेंट विल रिलीज ऑफिशियल जीडीपी डेटा ऑन ट्यूसडे। तो कल गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल जीडीपी डेटा रिलीज़ कर दिया। किसने रिलीज़ किया, कौन सी अथॉरिटी है इसकी, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो 8.4% ग्रोथ रेट रहा है इसका Q2 के अंदर। मैंने कल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही कल शेयर कर दिया था। बाकी इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे सरप्राइजिंग सा फैक्ट है वो ये है, प्री कोविड लेवल 2020 के अंदर जो इस क्वार्टर के अंदर ग्रोथ रही थी, जो जीडीपी का रहा था, उससे 0.3% शायद ऊपर रहा है इसके अंदर। और दूसरी बात एक और है कि एज वेल अहेड ऑफ चाइनास 4.9%। चाइना ने भी अपने Q2 के नंबर्स जब रिलीज़ किए तो वो 4.9% पर थे, तो उससे काफ़ी ऊपर रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया ना, अ न्यू कोविड वेरिएंट कास्ट अ शैडो ओवर द पेस ऑफ रिकवरी। तो रिकवरी यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेटा है पहले तो, कि क्वार्टर वाइज कितना कितना ग्रोथ रेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -24% था पहले, और Q1 के अंदर 20% ग्रोथ रेट हो गया, और Q2 के अंदर 8.4 जो भी हमने देखा। तो यहाँ पर इतने अच्छे ग्रोथ रेट रिकवरी होते हुए अभी एक जो न्यू कोविड वेरिएंट आ रहा है, हमने उसका नाम भी देखा था, ऑक्री शायद उसका, ओमिक्रॉन इफेक्ट। तो ओमिक्रॉन जो नया पे कोविड वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है, वो हो सकता है कि वो पेस रिकवरी की पे शेडो पुट कर सके, मतलब वो कम कर देगा एक तरीके से। द कंट्रीज द रियल जीडीपी वाज 3.57 लाख करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर, अप 0.3% फ्रॉम 3.56 लाख करोड़ इन द सेम पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2020। तो वही है कि लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च 19 वगैरह के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि Q2 जो 19 का था, 2019 के अंदर चल रहा था, तो उस साल के अंदर इससे उससे उससे 0.3% ज़्यादा जीडीपी रहा है यहाँ का, और ये हमने देख लिया यहाँ पर। बाकी इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट हाफ जीडीपी ग्रोथ, एक्चुअली फर्स्ट हाफ जीडीपी ग्रोथ वाज 13.7%, हेल्ड बाय 20% राइज इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो मतलब वही है कि पहले हाफ में, यानी कि 6 महीनों के अंदर 13% जीडीपी ग्रोथ रहा है, और एक्सपेक्टेड यही है कि अगर इसी पेस से चलता रहता है और जो नया वेरिएंट है वो कुछ नहीं करता है, ज़्यादा ऐसे रूप में नहीं आता है, तो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ दिख सकता है इस पूरे साल के एंड में। तो ये हो गया यहाँ पर। बाकी इसके अंदर ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ कि किस किस सेक्टर के अंदर कितनी कितनी ग्रोथ रही है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर पॉजिटिव रहे हैं, पहली बात तो ये है। बाकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सर्विसेज के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसा जिस न्यूज़ के अंदर नहीं है। तो ये न्यूज़, मतलब ये डेटा कौन रिलीज़ करता है, इस न्यूज़ को हम आगे देखने वाले हैं। एक और न्यूज़ है इसी जीडीपी से रिलेटेड, जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेपर के ऊपर है, तो हम उसके ऊपर देखने वाले हैं। इंडाइसिस टम्बल एज मॉडर्ना कमेंट एड्स टू मार्केट फेयर्स। तो मॉडर्ना, आप सभी को पता है, मॉडर्ना वैक्सीन बनाती है कंपनी। तो इन्होंने एक जर्नल जो अभी हेल्थ सिनेरियो चल रहा है, जो नया वेरिएंट चल रहा है, उसके ऊपर एक कमेंट दिया था। तो पहले हम वो कमेंट ही देखते हैं। पहले जो मॉडर्ना के बेसिकली सीईओ है, उन्होंने बोला था, कास्ट डाउट ऑन द एफिकेसी ऑफ एग्जिस्टिंग वैक्सीन टू कॉम्बैट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। बेसिकली कि अभी जो वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर करी है, अभी हमने ली है, तो क्या वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी हमें प्रोटेक्ट कर पाएंगी। तो वो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन रेज किया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट्स ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब सेंसेक्स निफ्टी वगैरह और जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई पर चले गए थे बीच में, पूरे दिन के बीच में, और एंड जब उनका हुआ, क्लोज जब हुए, तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव में ही एंड हुआ है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले फिर समझाता हूँ। जैसे सेंसेक्स स्लम्ड 1100 पॉइंट्स फ्रॉम द डेज हाई। मतलब देखो, सेंसेक्स जब ओपन हुआ था तो उससे डे सबसे ऊपर जब गया, पूरे दिन के सबसे हाई पर पहुंच गया था 58,183 पर दिन के बीच में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट कास्ट करी, और सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स नीचे आ गया इस पॉइंट से, और यहाँ पर पहुँच गया 5764 पर। और इसी तरीके से मतलब ये जब एक
ओपन जो वैल्यू हुई थी उससे 195 ही पॉइंट्स दूर था सिर्फ, मतलब 195 पॉइंट्स नीचे हो गया। तो उस तरीके से नेगेटिव में क्लोजिंग हुई और पूरे दिन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही मार्केट के अंदर इन शॉर्ट। तो यहाँ पर ये हुआ जिटर्स ओवर द न्यू कोविड स्ट्रेन, ये तो हमने देख ही लिया। एज इक्विटीज गेव अप अर्ली गेन्स, अर्ली मतलब कल दिन में गेन्स भी दिए और एंडेड वीक, यानी कि आप समझ रहे हैं कि वीक एंड हुआ, तो क्लोजिंग कम हुई बेसिकली। तो ये हमने पूरा देख लिया। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बाकी इस पूरे के अंदर ये बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एशिया का, जापान का निक्की, हांगकांग और ये सब जो है 1.6% कम हुए। सिंगापुर का STI जो है 2.5% कम हुआ। तो इस तरीके से मतलब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो नेगेटिव में ही साइंस शो कर रही है। तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। इसके अलावा ये छोटी न्यूज़ को हम देखते हैं, बाकी चलते हैं आगे। ओनली हाफ रिकवरी लाइकली फॉर रिलायंस कैपिटल बॉन्ड होल्डर्स। बहुत ही इजी न्यूज़ है। हमने कल देखा था कि रिलायंस कैपिटल का दिवाला उड़ चुका है और उसमें जो है उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको भी सरेंडर करना पड़ा और RBI ने एक नए एडमिनिस्ट्रेटर को, जो मैंने आपको कल बताया था कि एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, तो उनको एक आप कह सकते हैं कि एडमिन बना दिया है पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पर अभी उसमें ही हमें जब इन्होंने स्क्रूटिनी करी, जब उसके अंदर रिकवरी के लिए देखा कि किसको कितने पैसे देने हैं, कितने मिलने चाहिए वगैरह, तो उसके अंदर ये पता चला कि रिलायंस कैपिटल के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, बॉन्ड मतलब अब सभी को पता होगा कि डेट देना किसी कंपनी को, तो बॉन्ड या डिवेंचर आप कह सकते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को जो है हाफ ही पैसे रिकवर हो पाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि आर कैप बॉन्ड होल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिकवर जस्ट अबाउट हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द स्ट्रेस्ड फाइनेंसर। स्ट्रेस्ड फाइनेंसर का मीनिंग हुआ रिलायंस कैपिटल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इनके अंदर इनको जो भी इन्होंने पैसे डाले थे उसका हाफ ही मिल पाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है। नाउ सम आर कैप इन्वेस्टमेंट्स इन सच ऑपरेटिंग सब्सिडरीज such as insurance, broking, asset reconstruction are likely to yield good value। तो मतलब ये कंपैरेटिवली बता रहे हैं कि जो इनकी कुछ ऑपरेटिंग सब्सिडीज हैं, यानी कि जैसे आपकी मतलब जो बिजनेसेस इनके कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, असेट रिकंस्ट्रक्शन। असेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो बाकी आपको इंश्योरेंस और ब्रोकिंग तो पता ही होगा। तो ये दोनों जो तीनों सर्विसेज हैं, इसके अंदर अगर आपने बॉन्ड की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की थी तो आपके थोड़े अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं। मतलब अच्छे रिटर्न्स का मतलब ये नहीं पॉजिटिव होंगे, बट हाफ होने जितने बुरे भी नहीं होंगे। थोड़ा सा 70% 80%, ये इन्होंने कोई फिगर नहीं दी है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया ना। इसके अंदर देखेंगे ये भी एक कॉन्टिनम में न्यूज़ है, दोनों साथ साथ में चलने वाली न्यूज़ है। HDFC एक्सिस बैंक सोल्ड आर कैप डेट फैसिलिटीज़ टू ACRE। अब इसके अंदर ये है कि जो इनको डेट दिया है वो मेनली दो लोगों ने दिया है, दो बैंक्स ने दिया है, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। अगर आपको देखना है जैसे एक्सिस बैंक और HDFC बैंक वर दी ओनली टू लेंडर्स दैट हैड प्रोवाइडेड टर्म लोन्स टू आर कैप। ये बॉन्ड होल्डर्स नहीं है, जो वो न्यूज़ थी उससे अलग है, बट टर्म लोन इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनका जो डेट है वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, बट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिक्योर्ड NCDs ऑफ इतना इतना करोड़ एंड अनसिक्योर्ड NCD ऑफ इतना इतना करोड़। NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इसका मीनिंग ये होता है कि वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी है, कुछ गिरवी रखा हुआ है, अगर आप हम ये रीपे नहीं कर पाएंगे तो हम आपको ये सिक्योरिटी, आपका राइट है इसके ऊपर। तो इस तरीके से होता है ना। हम बीच में थे यहाँ पर कि एक्सिस और HDFC बैंक ने इसको लोन दिया है आर कैप को, रिलायंस कैपिटल को। तो अब इसमें जो लोन हुआ था वो बैड डेप्ट हो गया, क्योंकि कंपनी एक तरीके से दिवाला उड़ गया कंपनी का। तो यहाँ पर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ACRE, जिसका पूरा नाम है यहाँ पर असेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज, ये पिक्चर के अंदर आती है। ये क्या करते हैं मैं आपको यहाँ पे, मैंने शायद लिखा ही हुआ है, खैर हम एक बार आपको वैसे बताता हूँ। ये कंपनी क्या करती है, जैसे आपका लोन बैड डेप्ट हो गया, आप मान लेते हैं आपके अपने किसी दोस्त से 100 रुपये लेने थे आपको, बट वो नहीं दे पा रहा आप किसी भी रीज़न से, तो वो कंपनी क्या करेगी, वो आपसे अधिकार के लिए पैसे देगी आपको, इस अधिकार के कि वो आपके बदले में उस व्यक्ति से पैसे ले सकती है, जो भी आपका दोस्त वगैरह जो भी है, तो उससे वो पैसे ले सकती है। इसके इस बात के आपको वो पैसे देगी सिर्फ। तो मतलब एक तरीके से वो आपका डेट खरीद लेगी आपसे। तो यहाँ पर जैसे आपको देख रहे हैं कि मैं आपको, हाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर एक बार क्लियर करता हूँ थोड़ा, हाँ जो आपको दिख रहा होगा, ACRE एक्वायर्ड डेट फैसिलिटीज़ फ्रॉम HDFC एंड एक्सिस बैंक एट 27 to 28 पैसा।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन रुपी। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये का लोन एक्सिस बैंक ने दिया था, 100 रुपये का लोन आप कह सकते हैं कि HDFC बैंक, एक्सिस और HDFC को कन्फर्म, हाँ एक्सिस और HDFC बैंक ने दिया था। तो अगर हम हायर साइड पे भी लें 28 रुपीज़ पर भी लें, तो 28 करोड़ रुपीज़ जो ACRE है उसने एक्सिस बैंक को दिया, 28 HDFC बैंक को दिया। पर अब उसके पास 200 करोड़ के लोन का राइट आ गया कि इतने वो कलेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरीके से 56 करोड़ के अंदर उन्होंने 200 करोड़ के डेट को खरीद लिया। पर डेट है वो रीपे अभी होगा या नहीं होगा वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो यहाँ पर अगर वो इस 200 करोड़ में से 60 या 30% भी रिकवर कर लेती है तो वो प्रॉफिट के अंदर चली जाएगी। इसके अंदर बेसिकली ये बिजनेस मॉडल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट को ले सकें और उसका कुछ परसेंट हम रिकवर कर सकें। तो आई होप आपको ACRE का पूरा कॉन्सेप्ट या फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर यही हुआ है कि जो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक थे उन्होंने अपने जो भी लोन से जो भी अमाउंट था वो ACRE को सेल कर दिया। अगर आपको डिटेल में देखना तो कितना अमाउंट है तो यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक्सिस बैंक का दिया हुआ है जो कि मतलब ऐसा कोई समझाने वाली बात नहीं है, और यहाँ पर HDFC बैंक का दिया हुआ है पूरा। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। और तो अब यहाँ पर ये न्यूज़ है, हैंडसेट कंपनीज वेरी ऑफ प्लांट बॉर्डर क्लॉजेस। तो बेसिकली बहुत ईजी तो न्यूज़ है, आप कह सकते हैं कि अब इसमें हैंडसेट कंपनीज जो है, हैंडसेट का मतलब समझ रहे होंगे कि जो आपके ईयरफोन्स होते हैं और जो आपके वो हेडलेस वाले होते हैं, या नहीं सॉरी वायरलेस वाले होते हैं, जो ऊपर वाले जो हेडफोन्स होते हैं, तो वो सब हैंडसेट जो है यहाँ पर इसके अंदर जो वो कंपनीज़ हैं जो ये सप्लाई करती हैं इंडिया के अंदर, आपकी चाइना हो गई, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह, सॉरी नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया एंड ताइवान, ये जो कंपनीज हैं वो वेरी क्या होता है, वेरी होता है एडजेक्टिव ऑफ वरी। तो आप वरी भी एक तरीके से इसको सेंस के अंदर बोल सकते हैं। वो वरी करें मतलब सोच रहे हैं इस बात पर कि वो प्लांट और बॉर्डर को क्लोज करते हैं। किस लिए? बेसिकली कोविड की वजह से, कोविड का जो नया वेरिएंट है, मैंने आपको ऊपर ही बोला था ओमिक्रॉन करके जो है, उसकी वजह से। तो यहाँ पर इंडिया की जो हैंडसेट इंडस्ट्री है इसमें आपको पता ही है कि मेजरली जो हैंडसेट इंडिया के अंदर आते हैं वो यहाँ पर बनते नहीं हैं, वो बाहर की कंट्रीज़ में ही बनते हैं। चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान जो मैंने आपको बोला था, डिसाइडेड टू शट बॉर्डर्स को बंद। अच्छा, बॉर्डर्स का बंद करना मतलब फिजिकली बंद नहीं करना होता, इसका मीनिंग है कि इम्पोर्ट को बंद कर देना, ख़त्म कर देना। तो इस तरीके से ड्यू टू ग्रोइंग कंसर्न्स अराउंड द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, हमने देख लिया। द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स विल बी क्रिटिकल, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये मतलब कह भी रहे हैं, शायद कौन है, चाइना के कोई मतलब किसी टेक कंपनी के कोई CEO वगैरह है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक जर्नल से ऑब्जर्वेशन करके बताता हूँ। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले जब इकोनॉमी के नंबर्स आए थे कि 13% नेगेटिव GDP चल रहा है, उस टाइम पर हमने देखा था कि मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स रोज अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे जबकि इकोनॉमी नेगेटिव चल रही थी। तो इस तरीके से, बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर समझ पा रहे हो, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और जो आपका मार्केट है वो बुरा परफॉर्म कर रहा है एक तरीके से। तो बेसिकली बोला ही जाता है कि मार्केट जो है इकोनॉमी को प्रिडिक्ट कर लेता है पहले ही। अगर मार्केट ऊपर अभी चल रहा है तो इकोनॉमी ऊपर जाने वाली है, और सिंस अब मार्केट इस टाइम पर नीचे आ रहा है तो मतलब हो सकता है फ्यूचर के अंदर इकोनॉमी नीचे भी आ जाए। तो ये एक जनरल से ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमने थोड़े दिनों पहले ये भी देखा था जब 13% नेगेटिव इकोनॉमी चल रही थी, तो वो सब। तो यहाँ पर मैंने पूरा बता दिया आपको। बाकी इसमें इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर प्योर पॉलिटिकल सेक्शन आता है, इसको हम छोड़ देते हैं और हम ET मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर चलते हैं ना। इसके अंदर है टेक्निकल इंडिकेटर हिंट्स एट रीबाउंड इन बैंक निफ्टी। तो इसके अंदर यही बोला हुआ है कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, इसके अंदर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली आप पूरे अपने चार्ट्स वगैरह को पढ़ाई करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं कि वो ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, वो सब। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा, सॉरी, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा इसका। बाकी इसके अंदर क्या किया है, एक इंडिकेटर का इसके अंदर डिस्कशन किया हुआ है, RSI, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। पहले मैं आपको एक जनरल सेंस के अंदर यही बताता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेट करने वाला, एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर है ये। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप जो स्टॉक प्राइस है उसको ये वैल्यू करते हैं कि कितनी कितनी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है वो इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो मतलब डिवाइसेस के ऊपर ही कैलकुलेट करके आ जाता है, वेबसाइट्स के ऊपर आ जाता है। तो इसका मेन काम ये होता है, वो आपको समझना ज़रूरी है कि ये पता लगाना होता है कि
कोई जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब कि स्टॉक की दरअसल वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये बट अभी वैल्यू चल रही है 90 रुपये, या फिर दरअसल वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये पर अभी चल रही है 110 रुपये। दोनों बातें हो सकती है, और हो सकता है 100 के आसपास भी चल रहा हो, दो तीनों बातें हो सकती हैं जनरली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कैसे बताता है, ये बेसिकली इसके अंदर एक पूरी रेंज रहती है 0 to 100, यानी कि RSI एक नंबर के अंदर निकलता है 0 to 100। अब इसके अंदर 0 to 100 में कैसे रहता है कि अगर 30 से कम है तो फिर इसका मीनिंग होता है अंडर वैल्यूड शेयर। मैंने आपको बताया जैसे 100 से 90 का है तो वो वाला है। अब 30 से 70 के बीच में रहता है तो माना जाता है नॉर्मल केसेस चल रहे हैं, तो कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। 70 से ऊपर है तो बहुत बेसिक बात है कि ओवर वैल्यूड चल रहा है शेयर। तो इस तरीके से बेसिकली कि 100 रुपये का शेयर 110 में मिल रहा है या और ऊपर उससे ऊपर मिल रहा है। अगर जितना जितना ज़्यादा जब होता जाएगा उतना मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और जितना नीचे चले जाता जाएगा उतना मतलब कम अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेटिवली स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आया है कि RSI जो है बैंक निफ्टी का वो 24 के ऊपर चल रहा है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड का एक इंडिकेशन है। तो यहाँ पर ये है कि विच इज़ लोएस्ट सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 मतलब लगभग 1.5 साल से, पिछले 1.5 साल के अंदर लोएस्ट पॉइंट पर चल रहा है ये, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पे वो बात भी लिखी है थोड़ा सा समझाने के लिए RSI को, कि ट्रेडर्स यूज दिस मेजर टू एनालाइज वेदर द इंडेक्स और स्टॉक इज ब्रॉट, ओवर ब्रॉट और ओवर सोल्ड। वही है, अगर मतलब ओवर ब्रॉट होगा तो ओवर वैल्यूड होगा, अगर ओवर सोल्ड होगा तो ओवर मतलब अंडर वैल्यूड होगा। इस तरीके से बैंक निफ्टी एंडेड 0.8% डाउन एट 35,965.30, मतलब 0.8% गिरा है, और अपने हाईएस्ट ऑल टाइम हाई से जो अक्टूबर 25 को हुआ था लगभग 2 महीने पहले, या नहीं 1 महीने पहले, तो 1 महीने पहले जो हुआ था उसके 14.7%, लगभग 15% वहाँ से गिरा है। ये आप चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ से ऑल टाइम हाई रहा होगा और यहाँ पे 15% के आसपास गिरा है। तो अभी के लिए अंडर वैल्यूड हम कह सकते हैं जो आपका बैंक निफ्टी चल रहा है इसको। तो यहाँ पर इसकी न्यूज़ के अंदर यही था। मतलब हालांकि इसको न्यूज़ नहीं कहना चाहिए बट फिर जो भी है, MFs गिव स्टार IPO अ मिस ऑन प्राइसी वैल्यूएशंस। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था कि एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एंकर इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आप एक कंपनी के अंदर IPO से जस्ट पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ इसी पर्पस के लिए कि आप IPO के बाद अपने शेयर्स को बेच देंगे और मतलब आपको गेन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टमेंट का राउंड कंपनी ने चलाया था उसके अंदर क्या बोला, उसके अंदर कंपनी ने 3,217 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे, 62 फंड्स इसका पार्ट थे, और इसके अंदर एक भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड नहीं था, मतलब सिर्फ एक था, सिर्फ एक ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इसके अंदर था। और बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जिसको कंपनी ने खुद जाके ऑफर किया उन्होंने इस IPO मतलब एंकर इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए मना कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी अदरवाइज म्यूचुअल फंड जो है स्कीम, वो जो अपने IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है वो उन्होंने ही सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जो मैंने आपको एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बोला था। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात है कि रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न इसका इन्हीं बैंक से या म्यूचुअल फंड्स आप कह सकते हैं उन्होंने बताया है कि द वैल्यूएशन इज टू एक्सपेंसिव बिकॉज स्टार वॉज वैल्यूइंग इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड। तो यहाँ पर वो ये कि जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी चल रही है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को वैल्यू किया है ग्रॉस प्रीमियम्स। प्रीमियम अगर आप समझे होंगे जो इंश्योरेंस के लिए आपको पे करना होता है प्रीमियम पीरियोडिकल बेसिस पे, तो मंथली प्रीमियम या जो ईयरली प्रीमियम वगैरह होता है, तो उनके बेसिस पे अपने आप को वैल्यू कर रहे थे कि कितना बेसिकली हम कितना अभी अब प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, और जो कंपनी कोई लिस्टेड वगैरह है वो कितना प्रीमियम कैलकुलेट करती है। तो यूनिटरी मेथड लगा के वो इन्होंने निकाल ली वैल्यूएशन, मतलब फॉर इंस्टेंस तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है जितनी इनकी एक्चुअल में वैल्यूएशन होनी चाहिए। जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो ऐसा कह रहे हैं। द स्टार हेल्थ इशू वॉज सब्सक्राइब 12% ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बिडिंग ऑन ट्यूसडे। तो सिंस ट्यूसडे को IPO ओपन भी हो चुका है, मैंने आपको बताया था 30 से शायद सेकेंड तक खुलने वाला IPO, तो ट्यूसडे को कल IPO 12% ही सब्सक्राइब हो पाया, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर के अंदर काफ़ी अच्छा रहा, 64% हो गया सब्सक्राइब, और क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूशनल बायर और हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल के अंदर अभी 0% ही चल रहा है। और मैंने आपको इन दोनों का मीनिंग कई बार बताया मैं पहले। तो यहाँ पर हमने ये पूरा देख लिया। ना आगे चलते हैं। बजाज फाइनेंस HDFC हाइक डिपॉजिट रेट्स।
बहुत ही ईजी न्यूज़ है कि आप जब डिपॉजिट कराते हैं पैसा सेविंग्स अकाउंट के अंदर वगैरह, तो उसके अंदर आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर, एचडीएफसी के अंदर बढ़े हुए मिलेंगे। बस ये न्यूज़ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि 2 ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट रेट अगर आप 2 साल तक रखते हैं तो 6.1% पे मिलेगा, उसके बाद 6.5 6.5 इस तरीके से। और जो जितना ये बढ़ा है वो उसका मेजर है 0.3%। 30 BPS का मतलब, मैं आपको BPS का मीनिंग पहले बताया हुआ है। एक BPS का मीनिंग होता है, एक BPS का सॉरी एक BPS का मीनिंग होता है 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर 100 BPS होंगे तो वो 1% बनेंगे। तो यहाँ पर 30 BPS सेंस बोला हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया 0.3%। तो 0.3% लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज आया है इन इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। जो कि मतलब क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, अमाउंट का क्वांटम बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। द रिलायंस कैपिटल इशू शोज वाई आरबीआई हिट्स बिग बिजनेस इन बैंकिंग। तो मतलब ये जैसे कोई ओपिनियन देता है आरबीआई, उसके ऊपर ये पूरी न्यूज़ है कि आरबीआई मतलब क्यों नहीं चाहता कि बड़े बिजनेसेस बैंकिंग के अंदर बने। उसका एक उदाहरण है रिलायंस कैपिटल के साथ जो हुआ है। तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, तो इसके अंदर ये मतलब आप कह सकते हैं कि रिलायंस कैपिटल की बुराई की हुई है पूरी न्यूज़ के अंदर। तो हम इसको छोड़ देंगे अभी के लिए और आगे चलते हैं। द ट्राई बिगेंस, ट्राई का मतलब होता है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी है, वो रेगुलेटर है, तो ट्राई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रेगुलेटर है। तो ट्राई बिगेंस प्रोसेस टू सेट बेस प्राइस फॉर 5G स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सी न्यूज़ है कि स्पेक्ट्रम का मीनिंग होता है कि वो डिवाइसेस या वो खंबे, आप कह सकते हैं खंबे मतलब पोल, पोल वो कह सकते हैं जिनके थ्रू आप 5G सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराएंगी कंपनियां। तो जो ये स्पेक्ट्रम होते हैं इनका बेसिकली प्रॉपर ऑक्शन होता है, इनका जो बेसिक राइट होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, तो गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करती है। इसके अंदर 2-3 टेलीकॉम कंपनी जो बची हुई है वो आती है और अपना मतलब बिडिंग लगाती है, उसके बेसिस पे बढ़ता है, मतलब सेल होती है इसकी। तो इसका जो बेस प्राइस जो सबसे लो प्राइस है जिस पे बिडिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ पर सेट किया जा रहा है। और यहाँ पर द टेलीकॉम रेगुलेटर हैज़ किक्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग बेस प्राइस ऑफ 10 स्पेक्ट्रम बैंड्स। 10 स्पेक्ट्रम बैंड्स को बेसिकली सबसे पहले बेचेंगे, ईयर मार्क्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर 5G सर्विसेज। तो 5G सर्विसेज के लिए ये देंगे। तो यहाँ पर 5G सर्विसेज का मीनिंग ये है कि स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर 600 MHz की पावर होनी चाहिए। तो ये सारे 10 जो स्पेक्ट्रम के बैंड्स हैं इनके अंदर यही है। द इंडस्ट्री हैज़ रिपीटेडली सॉट लो बेस प्राइजेस फॉर 5G स्पेक्ट्रम। तो यही है कि 5G स्पेक्ट्रम के प्राइसेस लो होनी चाहिए ताकि इंडिया के अंदर जो स्पेक्ट्रम, पहली बात तो ये है कि 5G की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ सके, क्योंकि लो होगा तो मतलब डेवलपमेंट के लिए हम और ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएंगी कंपनियां, सिर्फ स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए नहीं कर पाएंगी, मतलब उसमें ही सारा पैसा नहीं चले जाएगा। दूसरी बात है कि अगर हम कम प्राइस पे रखेंगे तो सारा स्पेक्ट्रम बिक भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम अनसोल्ड है जो वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी भी है, सेइंग दैट द स्पेक्ट्रम अनसोल्ड अमाउंट टू स्पेक्ट्रम वेस्टेड। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है। तो ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं नीचे। हम एक बार अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके अंदर वो अथॉरिटी का नाम आएगा जो सारा ये डेटा निकालती है, मतलब इशू करती है। फिजिकल डेफिसिट 4 ईयर लो हिट्स 4 ईयर लो। तो बहुत बेसिक न्यूज़ है। फिजिकल का मीनिंग होता है कि जैसे एक चीज़ होती है फिजिकल और एक होती है मॉनिटरी। तो मॉनिटरी कंसर्न होता है आपके आरबीआई से या सेंट्रल बैंक आप कह सकते हैं। आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मॉनिटरी होता है एक मॉनिटरी, वो होता है आपके सेंट्रल बैंक से कंसर्न, जो मतलब इंडिया के केस में हो जाएगा आरबीआई। और एक होता है फिजिकल। फिजिकल का मीनिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो मतलब क्या है कि ये दोनों ही जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ये दोनों फाइनेंस के अंदर अपनी पॉलिसी बनाते हैं। मतलब एक तो सेंट्रल बैंक अपने लेवल पे बनाएगा जो बैंकिंग के पूरे सेक्टर के अंदर रहेगी, और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जैसे इन्फ्लेशन कितना रहे, मतलब कितना है कितना रहे नहीं कितना है, और टैक्स रेट वगैरह कितने रहे, ये गवर्नमेंट के पास होती है पावर। तो गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाती है इस सब काम के लिए कि टैक्स वगैरह कितना रहे और रेपो रेट वगैरह कितना रहे, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जो आपका सेंट्रल बैंक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब इसके अंदर फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि गवर्नमेंट के बजट के अंदर डेफिसिट हो गया, क्योंकि फिजिकल मतलब वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये हमने देख लिया फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग। डेफिसिट का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो इस तरीके से डेफिसिट होता है। और सॉरी
और मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार डेफिसिट आया है इंडिया के अंदर जनरली काफ़ी टाइम से डेफिसिट ही चल रहा है। और उल्टा यहाँ पे अगर आप न्यूज़ को ढंग से देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट हिट्स 4 ईयर लो, तो 4 साल में सबसे कम डेफिसिट अभी चल रहा है, तो काफ़ी बहुत पॉजिटिव सी न्यूज़ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोला था इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी। तो डेफिसिट एट 5.5 लाख करोड़, तो इतने का डेफिसिट हो गया है। और 36% ऑफ बी मतलब बजटेड एक्सपेंडिचर, तो बजट के अंदर जितना प्लान्ड एक्सपेंडिचर था उसका 36% जो है डेफिसिट बन गया। अब देखो आप समझे यहाँ पर कि डेफिसिट मान लेते बजट जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है, तो इसका 36% अगर आपका डेफिसिट बन रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाकी हमने कलेक्शन कर लिया रेवेन्यू की फॉर्म के अंदर, तो बाकी हमने एक्सपेंडिचर कवर कर लिया था। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर 64.7% ऑफ बजटेड रेवेन्यूज, तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट कलेक्टेड। और अब ये आपको पता चलेगा कि कौन सी ये अथॉरिटी डेटा निकालती है, वो है CGA। तो CGA की फुल फॉर्म इसी के अंदर गिवन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये जो है अथॉरिटी ये सारा डेटा जो GDP का हमने शुरू में देखा और ये फिजिकल डेफिसिट ये निकालती है। बाकी बैक्ड बाय बुओंट रेवेन्यूज द सेंटर्स फिजिकल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू अक्टूबर केम एट अ 4 ईयर लो। तो अप्रैल टू अक्टूबर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि H1 की बात हो रही है, हाफ ईयर फर्स्ट की बात हो रही है। 4 ईयर लो 5.5 लाख करोड़, ये हमने सारा देख लिया। फिजिकल डेफिसिट इन अप्रैल टू अक्टूबर लास्ट ईयर वॉज 9.5 लाख करोड़। बहुत ही बड़ी बात है ये कि 9.5 लाख करोड़ का एस्टीमेट मतलब पिछले साल था जो आपका डेफिसिट है, एंड ऑल्सो उससे कम होकर के 5.5 लाख करोड़ पे आ गया। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। बाकी इसके अलावा इसमें कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल मतलब वही सब बातें घुमा के रखी हुई कि लाख करोड़ को ट्रिलियन भी बोल सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें कोई वो नहीं है यहाँ पर, बट हमने बाकी मेन कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा इसके अंदर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हुआ है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना रहा और नेट टैक्स रेवेन्यू कितना रहा है इसके अंदर। तो ये हम आप चाहे देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। कोर सेक्टर आउटपुट बाउंसेस बैक, तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है कि कोर सेक्टर जो प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, उनसे रिलेटेड पूरा सेक्टर रहता है, तो वो उसने अपना आउटपुट बाउंस बैक किया है। और मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, देखो एक होती है कैपिटल गुड्स, मैं आपको एक बार गुड्स का क्लासिफिकेशन बताता हूँ। एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। जो कोर सेक्टर होता है वो जनरली कैपिटल गुड्स से कंसीडर होता है कि कैपिटल गुड का प्रोडक्शन जो करते हैं मतलब कंपनीज करती हैं वो कोर सेक्टर के अंदर आती है। तो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन में क्या होता है, ये वो चीज़ें होती हैं जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। जैसे आपकी मशीनरी हो गई, अगर मशीनरी बनेगी तो वो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। कंस्ट्रक्शन होगा तो जो मान लीजिए बिल्डिंग बनी उसके अंदर ऑफिस खुलेंगे, फैक्ट्री खुलेगी, तो वो होगा यहाँ पर। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ही क्रूशियल होती है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर गुड मान लेते हैं कोई जैसे ब्रेड की फैक्ट्री लगी, तो ब्रेड अगर बन रहा है उसके अंदर तो वो एक बार कंज्यूम होगा ख़त्म हो जाएगा। बट अगर कोई फैक्ट्री खड़ी हो रही है यहाँ पर, कैपिटल गुड का बन रहा है, कैपिटल गुड प्रोड्यूस हो रहा है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स उससे कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन फ्यूचर के अंदर होने वाली है। तो यहाँ पर वही है कि कैपिटल गुड का प्रोडक्शन जो है इसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं बाउंस बैक हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे डेटा भी आप देख सकते हैं कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा था, 62% की ग्रोथ रही। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि पिछले साल मार्च के आसपास कम रहा, मतलब इस साल मार्च में कम रहा, तो इसलिए बढ़ते बढ़ते और कम होते होते 7.5% पर अभी 4.5 से बढ़ करके आ गए। तो यहाँ पर आप पूरी न्यूज़ बाकी देख सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए सीरीज़ को। और इसके अलावा इस न्यूज़ के अंदर खास कुछ बचा भी नहीं है कि एडिटोरियल का पेज है वगैरह वो सब है, ब्रांड इक्विटी ये सब है, तो हम ये कवर नहीं करते, फाइनेंस की न्यूज़ में इसमें कवर करते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।